अच्छा, अब जो आपके पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसमें ये है कि यहाँ पर तो हमने कंप्लीट स्टैंडिंग वेव्स बनाई और इसमें दोनों एंड्स हमारे पास फिक्स थे। लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन हो कि एक एंड ओपन हो और एक एंड आपके पास क्लोज हो, तो उस कंडीशन में वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी अगर फाइंड आउट करनी हो तो वो कैसे फाइंड आउट करनी है, अब वो हमने चेक करना है इसमें। ठीक है, उसको बेसिकली हम कंसीडर करते हैं कि एयर कॉलम के नाम से हम उसे टॉपिक को कंसीडर करते हैं। तो अगर वो आपसे इस रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें एयर कॉलम कहीं ना कहीं मेंशन होगा। और बेसिकली इसमें हमें ये करना है कि या तो एक एंड ओपन हो या दोनों एंड्स ओपन हो। और मतलब जिस तरह समझ लो आप, एक नॉर्मल सिलेंड्रिकल शेप हो, मतलब जिस तरह एक राउंड पाइप हो आपके पास। तो पाइप की एक साइड अगर हम क्लोज कर दें और वहां पे स्ट्रिंग लगाकर दूसरी तरफ से ओपन रखें, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हम दोनों साइड पर जो है वो उसे ओपन रखें, लेकिन जो पाइप का एरिया होगा, ठीक है, उसके अंदर रहते हुए हम उस लिमिटेड वाइब्रेशंस उसकी प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 1 और 2 ओपन एंड्स इन एयर कॉलम। ठीक है, सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम नॉट्स एंटी नॉट्स का आपको आइडिया है। तो अब हम इतना बेसिक्स को डिस्कस नहीं करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सपोज अगर हमारे पास, पहले हम एक एंड क्लोज की एग्जांपल को कंसीडर करते हैं। और उसमें हमारे पास दो तरह की वेरिएशंस होंगी, वो दोनों वेरिएशंस भी देख लेते हैं किस तरह से होगी। ठीक है, इसमें आपके पास एक साइड ओपन है एक साइड क्लोज है, सेम इसी तरह से हम दूसरी में देखेंगे कि एक साइड ओपन है और एक साइड क्लोज। लेकिन हम इसमें नंबर ऑफ लूप्स थोड़े से अलग रखेंगे, तो इसलिए हमने दो ड्रॉ किए हैं यहाँ पर, एक साइड क्लोज और एक साइड ओपन में। अब लेट सपोज सबसे पहले एग्जांपल अगर हम कंसीडर करते हैं, तो सबसे पहले हम नॉट बनाएंगे। ठीक है, लेट सपोज नॉट बिल्कुल सेंटर में है, यहाँ पर आ गई नॉट। और इसी तरह से इसमें भी सेंटर में आ जाएगी आपके पास नॉट। अब दूसरी चीज ये है कि अब यहाँ पर जब आप वेव ड्रॉ करोगे, अब लेट सपोज जिस तरह से हमने सबसे पहले फर्स्ट हार्मोनिक बनाया था, एक लूप बनाया था। ठीक है, अगर हम एक लूप बनाएंगे यहाँ पर, तो वो एक लूप आपके पास कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपने उसकी वाइब्रेशन को लिमिटेड किया। और वाइब्रेशन लिमिटेड करने का मतलब है कि यहाँ पर आपके पास वेव कुछ इस तरह की बनेगी। ठीक है, और लास्ट टाइम जो इंटरफेरेंस था, इंटरफेरेंस से रिलेटेड भी मैंने आपको एक वीडियो सेंड की थी ग्रुप में, लिंक देखा होगा आपने। तो उसमें आपने देखा होगा दो जनरेटर्स थे, फ्रीक्वेंसी की अलग अलग फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही थी, और वो कंबाइन होकर आपके पास एक रिजल्टेंट वेव बना रही थी। ठीक है, इसकी भी मैं वीडियो कल शेयर कर दूंगा, उसमें भी आपके पास जो है वो आप स्ट्रिंग की एग्जांपल देखना कि किस तरह से हम उसमें वाइब्रेशन करके नंबर ऑफ लूप्स इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में तो हमारे पास हमने ये करना है कि सिर्फ एक लूप बनाने की कोशिश करनी है, लेकिन वो एक लूप कंप्लीट नहीं बनेगा अगर हम सिंगल लूप पर जाएंगे, क्योंकि आपको पता है उसको क्लोज करने के लिए हमें एक और नॉट चाहिए, जो हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किया था। क्योंकि अगर दूसरी तरफ नॉट नहीं होगा तो ये ओपन रहेगी। ठीक है, अब इसमें करना ये होगा कि अगर हम दो लूप्स पर चले जाएं तो फिर एक लूप कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा वाला जो है वो आपके पास इनकम्प्लीट रहेगा। तो लेट सपोज अगर हम दूसरे वाले की भी डायग्राम पहले बना लें, फिर हम इनकी वैल्यूज को डिस्कस कर लें। ठीक है, यहाँ पर ये आपके पास होगी सेकंड वाली।
ठीक है। अच्छा, अब देखो फर्स्ट वाले में हमने क्या चीज ट्राई की कि हम एक सिंगल लूप बना लें। ठीक है। और सिंगल लूप वहां पर कंप्लीट नहीं बन पाया क्योंकि सिंगल के लिए हमें चाहिए था एक और क्लोज एंड, जो कि इसमें नहीं है अवेलेबल। तो अगर लेट सपोज हम इसकी लेंथ को कैपिटल एल कंसीडर करते हैं, ठीक है, जिस तरह से हमने पहले किया था, ये एक टोटल लेंथ आपके पास कैपिटल एल के इक्वल होगी। और ये फर्स्ट डायग्राम आपके पास शो कर रही है कि ये फर्स्ट हार्मोनिक होगा। फर्स्ट वाली डायग्राम, फर्स्ट हार्मोनिक, फंडामेंटल हार्मोनिक हम कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सबसे बेसिक है। और जो सेकंड वाला है हमारे पास, उसमें क्योंकि हमने दो लूप्स बनाने की कोशिश की, एग्जांपल होगी सेकंड हार्मोनिक की। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इनकी वैल्यूज चेक करते हैं। अब फर्स्ट वाली में देखो, अगर टोटल कॉलम की लेंथ को हम कैपिटल एल ले रहे हैं, तो टोटल लेंथ के अंदर कितना पार्ट वेव का कंप्लीट हो रहा है, अब ये आपने बताना है। जिस तरह लास्ट टाइम हम कर रहे थे, तो उसमें तो क्रस्ट रफ से इजीली आपने बता दिया था, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। तो अब यहाँ पर किस तरह से बताओगे आप? सिर्फ फर्स्ट की कंटिन्यूएशन लग रहा है। ठीक है, फर्स्ट वाला उसी उसी तरह सेम है। अगर हम फर्स्ट हार्मोनिक की बात करें, तो फर्स्ट हार्मोनिक में जितनी डायग्राम अभी आपके पास है, एक साइड ओपन एक साइड क्लोज में, उसके जी अकॉर्डिंग अगर आपने वेवलेंथ को फाइंड आउट करना हो, ठीक है, या लेंथ को बताना हो कि जो गिवन लेंथ है इसमें कितनी वेव कवर हो रही है, तो आप क्या हम्म। वैल्यू सजेस्ट करोगे? सर, जो ऊपर का हिस्सा है वो प्रॉपर तो नहीं है, तो हाफ होगा। जी, अब देखो इसमें पता है क्या हो रहा है कि लास्ट टाइम क्या था कि हाफ वेव की बात हो रही थी, लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि एक कंपोनेंट ही हाफ है। मतलब अगर क्रस्ट की बात करें, तो क्रस्ट भी हम्म। इस बार हाफ है, और अगर ट्रफ की बात करें तो ट्रफ भी हाफ है। तो बेसिकली जी इस बार हो ये रहा है कि वो बिल्कुल सही आपने आइडेंटिफाई किया कि ये ऊपर वाला पार्ट ऑटोमेटिक जो है वो उसमें पहले से ही हाफ है। तो बेसिकली अगर हम एक वेव बनाएं, तो क्लोज वाली केस में आपके पास हो ये रहा है कि बेसिकली वेव के टोटल चार कंपोनेंट्स बन गए। ठीक है, चार कंपोनेंट्स कैसे बन गए कि एक हमें सिर्फ हाफ मिल रहा है, या तो ऊपर वाला अगर हम कंसीडर करते हैं, या अगर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे तब भी हाफ मिलेगा, फिर ट्रफ का हाफ पार्ट और ट्रफ का रिमेनिंग पार्ट। तो टोटल आपके पास वेव फोर पार्ट्स में डिवाइड हो गई, और इसमें से अभी हमें कितना मिल रहा है? सिर्फ वन फोर्थ मिल रहा है। ठीक है, मतलब क्वार्टर वेव कंप्लीट हो पा रही है। तो हम सिंपल ये लिखेंगे कि जो गिवन लेंथ है इसमें सिर्फ वन ओवर फोर टाइम्स वेवलेंथ कंप्लीट हो पा रही है। ऐसे ही है। ठीक है। जी तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपकी जो वेवलेंथ होगी वो वेवलेंथ कितनी होगी? मतलब इस लेंथ को हम अगर फोर टाइम्स रखें टोटल लेंथ, तो फिर हमारे पास पूरी एक वेव जाकर बनेगी। ठीक है, मतलब ऐसे ही हम तीन पीसीज और आगे ऐड कर लें तो वो लेंथ कितनी हो जाएगी? 4L। फिर जाकर हमारे पास जो वेवलेंथ है वो कंप्लीट होगी। ठीक है, तो ये इतना आपके पास लॉन्ग डिस्टेंस पे जाकर ये कंप्लीट होगा। अब अगर हम दूसरे हार्मोनिक की बात करें, तो सेकंड हार्मोनिक में आपके पास एक तो चलो कंप्लीट हो गई, मतलब हाफ पार्ट कंप्लीट हो गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? फिर वही प्रॉब्लम कि आपके पास एक कंपोनेंट पूरा ही नहीं हो पाया, वो भी हाफ आया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि तीन पार्ट्स हम कवर कर चुके हैं। हमने ये कवर कर लिया, ये कवर कर लिया, और ये भी कवर कर लिया, सिर्फ एक लास्ट पार्ट मिसिंग है। तो इसका मतलब ये है कि हम थ्री फोर्थ तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? जी। तो हम इसमें थ्री फोर्थ तक पहुंचे हैं, और फाइनल अगर हम वेवलेंथ की बात करें, तो वेवलेंथ आपके पास
4L डिवाइडेड बाय 3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास होगी सेकंड की इक्वेशन। और इसमें आप एक चीज इस बार नोट कर रहे होगे, वो डिफरेंट है पहले वाले से भी, कि जो हम फर्स्ट डायग्राम की बात कर रहे थे, तो फर्स्ट डायग्राम में आपके पास सिर्फ एक नोड है और एक एंटी नोड है। ठीक है, और दूसरे वाले पार्ट में अगर हम बात करें तो उसमें आपके पास एक नोड है और दो एंटी नोड्स हैं। तो क्लोज वाले में सिचुएशन जो है वो ओपन वाले से बिल्कुल डिफरेंट है, तो हम दोनों को एक साथ कंसिडर नहीं कर सकते। दोनों के लिए आपके पास डिफरेंट सिनेरियो होगा। और लेट्स सपोज इसमें बस एक और केस है कि अगर दोनों साइड्स ही ओपन हो जाए, तो फिर हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो भी चेक कर लेते हैं। अब लेट्स सपोज अगर दोनों साइड से ओपन होगा, तो जिस तरह आपको एग्जांपल दी कि अगर हम सिर्फ पाइप को कंसिडर कर लें और पाइप का हम इंटरनल जो भी एरिया, हम सिर्फ उसकी बात करें, पाइप के बाहर वो कहाँ अटैच है, स्ट्रिंग कहाँ नहीं अटैच, हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ उसके इंटरनल एरिया की बात करेंगे। और सिर्फ अगर उसके इंटरनल एरिया की हम बात करते हैं, लेट्स सपोज, तो हमें वेव कुछ इस तरह की मिलेगी। ये हमारे पास इसका सेकंड केस है जिसमें हम बात कर रहे हैं। दोनों एंड्स आपके पास ओपन है। दोनों एंड्स ओपन होने का मतलब कि अब जो आपके पास वेव बनेगी, अब जाहिर सी बात है हमारा जो फिक्स पॉइंट होगा वो इस कॉलम के बाहर होगा, इस कॉलम के अंदर तो नहीं हो सकता क्योंकि फिक्स पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पर जो वेव बनेगी वो कुछ इस तरह की वेव बनेगी। ठीक है, सेंटर में नोड बन रहा है और दो एंटी नोड्स आपके पास यहाँ पे फिर से बन। और अगेन हम इस पूरी लेंथ को एल कंसिडर करें। और इस सिचुएशन में अगर हम देखें दोबारा से और दोनों एंड्स की अगर हम बात करें, तो दोनों एंड्स ओपन एंड्स हैं, ये भी ओपन है और ये भी ओपन है। ठीक है, और फाइनली अगर हम देखें तो इसकी इक्वेशन किस तरह से बननी चाहिए कि इस बार आपको कितना पार्ट मिल रहा है वेव का, हाफ, थर्ड, फोर्थ या कंप्लीट? सर दो हाफ। दो हाफ, इसका मतलब है एक वेव का हाफ पार्ट मिल रहा है आपको। ठीक है, क्योंकि जी। हाफ क्रस्ट यहाँ से ले रहे हैं हम, हाफ ट्रफ मिल रहा है हमें, तो इसका मतलब है दो कंपोनेंट्स मिल रहे हैं, दो मिसिंग है, तो हाफ वेव बन रही है। तो लेंथ आपके पास इक्वल हो जाएगी λ/4 के, सॉरी λ/2 के, क्योंकि इस बार हमें हाफ वेव मिल रही है, लेकिन वो अलग अलग पार्ट्स में थोड़ा सा, लेकिन मिल हाफ रही है। तो अगर हम इस कॉलम को डबल कर देंगे तो हमें पूरी वेव मिल जाएगी। तो ये आपके पास हो गया दोनों एंड्स ओपन के लिए केस। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। ठीक है। अच्छा, अब इसने इस चैप्टर में भी काफी चीजें डिस्कस कर ली है हमने। इंटरफेरेंस देख लिया, सुपरपोजिशन की कुछ चीजें डिस्कस कर ली, और हमने स्टैंडिंग वेव्स स्टार्ट कर लिया। स्टैंडिंग वेव्स का हमें कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब ये है कि इसके साथ थोड़े से क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, क्योंकि अभी इसमें जब एक्सपेरिमेंट्स स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर आपके पास चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके पास जमा हो जाएंगी, क्योंकि हमने प्रीवियस वेव भी पूरा ख़त्म किया और उसमें क्वेश्चन सिर्फ एक दो ही किए थे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इसके साथ लिंक होके मिल रहे थे।
इस वजह से। तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं, लेट सपोज ये आपके पास एक क्वेश्चन है। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग है, उसे दो पॉइंट्स के बीच में स्ट्रेच किया है, और हम एक वाइब्रेशन के लिए सोर्स यूज कर रहे हैं जो कि वाइब्रेट होकर ऑसिलेट करवा रहा है स्ट्रिंग को। ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है इसमें, सबसे पहले सबसे पहली चीज यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग है, उसे स्ट्रेच किया हुआ है, दो फिक्स पॉइंट है ए एंड बी, और स्टेशनरी वेव बन रही है। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई क्लियर। और दूसरी बात यह है कि एक इंटरवल पे अगर स्पेसिफिक हम बात करें, वहां पे मूविंग स्ट्रिंग स्ट्रेट नजर आ रहा है। ठीक है, तो मतलब जो उन्होंने डायग्राम आपको दी है वो उस पॉइंट की दी है जहां पर आपके पास स्ट्रिंग बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है। अब देखते हैं कि वो आपसे पूछना क्या चाह रहे हैं क्वेश्चन में, और उसके साथ उन्होंने कॉन्सेप्ट्स और दिए हैं कि द डॉट्स इन द डायग्राम रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ नॉड्स। तो इसका मतलब ये है कि जो आपके पास डॉट्स हैं वो नॉड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम उसको एक जगह मार्क कर लेते हैं रेफरेंस के लिए। ये पॉइंट्स हमारे पास नॉड्स होंगे, और पॉइंट पी जो है वो आपके पास डाउनवर्ड मूव कर रहा है। ठीक है, जो इनिशियल पॉइंट है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, द वेव ऑन द स्प्रिंग हैज स्पीड। स्पीड भी गिवन है आपके पास, और टाइम पीरियड गिवन है 0.040 सेकेंड्स का। ठीक है, यहाँ तक उन्होंने कुछ बेसिक चीजें हमें बता दी। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, एक्सप्लेन हाउ द स्टेशनरी वेव इज फॉर्म ऑन द स्ट्रिंग। अच्छा, अब फिर आप जो है वो क्या है, पॉइंट पी? पॉइंट पी जो है ना, वो कह रहे हैं कि ये पॉइंट पी जो है वो डाउनवर्ड जा रहा है। मतलब ये हो सकता है वेव ऐसे बना रहा हो। ठीक है, तो ये डाउनवर्ड जा रहा है और फिर उसके हाँ। बाद अपवर्ड जा रहा है। ठीक है, तो वो इस तरह की सिचुएशन है। डायग्राम भी हो सकता है वो बनाने को कहेगा आपसे। ठीक है, लेकिन फिलहाल बस आपने अभी इसको स्किप करना है, वो वाला डाउनवर्ड जा रहा हो अपवर्ड जा रहा हो। पहला पार्ट अभी हमारा उससे लिंक नहीं है। बस उन्होंने ये पूछा है कि ये पूरी सिचुएशन आपके सामने, और इस सिचुएशन को देखते हुए आपने बताना है कि इस स्ट्रिंग में स्टेशनरी वेव्स कैसे बन रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बात हो रही है एक सोर्स की, जो वाइब्रेटर है यहाँ पर, जो वाइब्रेट करके स्ट्रिंग को ऑसिलेट करवा रहा है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यहाँ पर ये है। तो सोर्स तो हमें मिल गया कि वाइब्रेटर के थ्रू हम इसे वाइब्रेट करके मूव करवा सकते हैं और प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन आपके पास 2 मार्क का है, तो एक पॉइंट तो चलो हमें यहाँ से मिल जाएगा, दूसरे के लिए हम क्या लिखेंगे। अब आप थोड़ा सा याद करो कि हमने स्टैंडिंग वेव में और क्या क्या चीजें डिस्कस की थी। ठीक है, आपको ये वाली एग्जांपल याद है, इसमें हमने डिस्कस किया था कि वो फॉरवर्ड जाएगा, रिफ्लेक्ट होकर आएगा, फिर ऑटोमेटिक जी जहाँ पे जी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पे वेव्स आपके पास जीरो हो जाएगा एम्पलीट्यूड, जहाँ पे कंबाइन होगा वहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने कहा है जहाँ नॉड पॉइंट से वहाँ नॉड है, इसका मतलब है एंटी नोड्स भी हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ये सेम वही डायग्राम बनेगी जो हमने यहाँ डिस्कस की थी, और इसी चीज को हमने अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लिखना है। एक्सप्लेनेशन में हम ये लिखेंगे कि जो हमने वाइब्रेशन के लिए सोर्स लगाया वाइब्रेटर, प्रोग्रेसिव और स्टैंडिंग वेव में डिफरेंस तो समझ आ गया होगा। प्रोग्रेसिव का मतलब है जो फॉरवर्ड मूव कर रही हूँ, तो पहले तो वो प्रोग्रेसिव वेव्स बनाएगा कि वो आगे जा सके। लेकिन फिर होगा ये, वो रिफ्लेक्ट बैक होकर आएगा, फिर उनका इंटरफेरेंस होगा, फिर जाके स्टैंडिंग वेव्स बनेगी। ठीक है।
which reflects from the fixed point. To produce the progressive wave. और इसमें एक चीज और याद होगी आपको, उसमें हमने डिस्कस किया था कि दोनों वेव्स की जो है वो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सेम होती है। ठीक है, तो वो पॉइंट भी आप लिख दोगे तो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। जी। और उसके बाद वो अब आपके पास नेक्स्ट पार्ट में स्केच वाली बात ही हो रही है कि नेक्स्ट पार्ट में वो आपसे कह रहा है कि आपने स्केच करना है a line to show a possible position of the string a quarter of a cycle later। ठीक है, क्वार्टर की बात हो रही है। और देन द पोजीशन शोन इन द डायग्राम। ठीक है, तो अब आपने जो है वो इसमें साइकिल इसमें कंप्लीट करके बताना है कि किस तरह से होगा। अब उन्होंने एक पॉइंट आपको बताया बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि यहाँ से ये डाउनवर्ड जा रहा है। उसको बताने का रीजन ये था कि हम वेव दो तरह से शुरू कर सकते हैं। हम वेव यहाँ से भी लेकर जा सकते हैं, हम वेव यहाँ से भी लेकर जा सकते हैं। ठीक है, अब होगा क्या इसमें, वैसे तो क्वेश्चन एक मार्क का है, लेकिन जाहिर सी बात है जब इंस्ट्रक्शन गिवन है क्वेश्चन में तो उसके अकॉर्डिंगली वेव को कहाँ से जाना चाहिए, डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स जाना चाहिए। ठीक है, तो बस वो इसलिए हिंट दिया था उन्होंने। और क्वार्टर पार्ट आपके पास वैसे कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये पार्ट क्वार्टर को ही शो कर रहा है, तो ये आपके पास हो जाएगी डायग्राम। उसके बाद वो कह रहे हैं डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। अब ए टू बी से आपने डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अब उसने वैल्यूज क्या दी थी उनको दोबारा चेक करते हैं। एक उसने वैल्यू दी है स्पीड की और दूसरी वैल्यू दी है टाइम पीरियड की। ठीक है, अब ए से बी तक आपने डिस्टेंस निकालना है। डायग्राम में तो कुछ ऐसा है नहीं, तो वैल्यूज को यूज करना पड़ेगा। तो कोई फॉर्मूला ऐसा याद आ रहा हो जिससे आप डिस्टेंस निकाल सको। फ्रीक्वेंसी टाइम्स लेमडा, और वो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 1/t हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो v इक्वल्स टू एफ लैम्डा से स्टार्ट करेंगे और ये लैम्डा ओवर टी हो जाएगा। और अब हमें लैम्डा की वैल्यू चाहिए। 0.35 था, आई थिंक 35 था, 35। इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारे पास टोटल कितनी वैल्यू आ जाएगी। 1.4। ठीक है, तो 1.4 आपके पास ये वेवलेंथ आ गई। अच्छा, एक चीज और इन्होंने अभी कहा है हमसे, डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी। तो वेवलेंथ का मतलब ये है कि इसमें हम सिर्फ अभी एक वेव की बात कर रहे हैं। एक वेव आपके पास कवर कर रही है 1.4 मीटर। अब टोटल वेव्स कितनी बन रही है यहाँ पर। 2.5। 2.5। 1 2.5। सो 2.5 हमारे पास यहाँ पर वेव्स बन रही है। की लेंथ 1.4 है, तो हम इसे टोटल फाइंड आउट करने के लिए ये करेंगे ए से बी तक की लेंथ
इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि उसने हमसे लेंथ का, और हमने जल्दबाजी में वेवलेंथ देखा, फिर हमने वेवलेंथ को कन्वर्ट करना है सिंपल लेंथ के लिए, और फाइनल आंसर आपके पास 3.5। ठीक है, वो आपको नंबर्स देख के भी आइडिया हो जाता है कि 3 मार्क दे रहे हैं, इतने इजी स्टेप के तो नहीं देंगे, कुछ हम मिस कर रहे होते हैं। तो आपको नंबर से भी आइडिया हो जाता है कभी कभार। उसके बाद लास्ट पार्ट है इसमें कि अ पार्टिकल ऑन द स्ट्रिंग है जीरो डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, एक टाइम टी उन्होंने जीरो कंसिडर किया, उस पे वो कह रहे हैं कि वहां पे जीरो डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, उसके बाद ये कि टी से 0.060 सेकेंड्स तक, यहाँ तक वो कह रहे हैं कि द पार्टिकल मूव्स थ्रू अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 72 मिलीमीटर। उसने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि आपने एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब एम्पलीट्यूड का मतलब ये हुआ कि सबसे पहली चीज तो ये कि उन्होंने जो हमें टाइम पीरियड दिया था, या जो हमारे पास टाइम पीरियड था, उसकी वैल्यू कितनी थी? 0.04। ठीक है, तो हमें जो टाइम पीरियड की वैल्यू दी गई थी, तो इसका मतलब ये हुआ, कैपिटल टी का मतलब है एक वेव इतने टाइम में कंप्लीट हो रही है। तो अगर हम 0.6 की बात करें, 0.06 की, तो इतने टाइम में कितनी वेव्स कंप्लीट हो जानी चाहिए? अब आप देखो, 5. 1.5, क्योंकि 0.04 का मतलब ये है कि अगली वेव 0.08 पे कंप्लीट होगी, लेकिन उन्होंने 0.06 दिया है। तो 4 के बाद 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब है हाफ वेव और कंप्लीट हो रही है। तो ये हो जाएगा 1.5। तो इतने टाइम में 1.5 वेव कंप्लीट हो जाएगी, ये तो हमें पता चल गया। ठीक है, अब दूसरी बात ये कि इन्होंने कहा है कि एक उसने जो डिस्टेंस कवर किया, वो 72 मिलीमीटर तक का कवर किया। ठीक है, 72 मिलीमीटर का डिस्टेंस उन्होंने आपको एक रेफरेंस के लिए दे दिया। अब उसके बाद वो कह रहे हैं कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, अब लेट्स सपोज अगर हम वेव को कंसीडर करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे एक पॉइंट की ऑसिलेशंस को अगर काउंट करना शुरू करें हम, क्योंकि उन्होंने कहा पार्टिकल ऑन द स्ट्रिंग है जीरो डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब टी इज इक्वल्स टू जीरो पे जीरो था, और जीरो से लेकर इतने टाइम तक उसने टोटल डिस्टेंस 72 कवर कर लिया। तो अब आपने ये चेक करना है कि जब उसने जीरो से स्टार्ट किया, अब उसके बाद वो जब क्वार्टर पे जाएगा, जब हमने क्वार्टर वेव बनाई थी, ठीक है, तो क्वार्टर का डिस्टेंस उसको कितने टाइम में कवर करना चाहिए था? हमें ये चेक करना है। ठीक है, ऊपर जाने के बाद वापस आएगा इस पॉइंट पर, फिर यहाँ से नीचे जाएगा, फिर नीचे जाने के बाद यहाँ से वापस ऊपर आएगा इस पॉइंट पर, तो एक वेव कंप्लीट होगी। फिर उसके बाद एक लूप और बनेगा हाफ, तो 1.5 आपकी वेव कंप्लीट हो जाएगी यहाँ तक। ठीक है, अब बहुत सिंपल सा आपके पास एक यूज करना है कॉन्सेप्ट, वो ये कि उसने आपसे कहा कि 1 पॉइंट, बल्कि हमने इसमें से ड्राइव किया कि 1.5 वेव कंप्लीट हो रही है, तो हमने उतने लूप्स बना लिए। ठीक है, अब आप मूवमेंट्स देखो इसकी कैसे होगी। मूवमेंट होगी कि सबसे पहले यहाँ से अपवर्ड जाएगा, फिर वो डाउनवर्ड आएगा। डाउनवर्ड आने के बाद जब वो बिल्कुल ट्रफ के एक्सट्रीम पर पहुंचेगा, फिर वहां से वो अपवर्ड की तरफ जाएगा। ठीक है, फिर अपवर्ड पे जाने के बाद वो वापस
जीरो की तरफ आ जाएगा डाउनवर्ड। ऐसे ही होगा मूवमेंट इसकी। जी। ठीक है। तो अब आप इसके कंपोनेंट्स अगर काउंट करना शुरू करो तो टोटल कंपोनेंट्स आपको कितने मिलेंगे? अब इसके कंपोनेंट्स काउंट करेंगे तो वही सेम बात हो जाएगी। वन, हम इसके अगर कंपोनेंट्स लिखते हैं, लेट्स सपोज 3, 4, 5, 6। ठीक है, क्योंकि उसने हमें एम्पलीट्यूड की बात की है ना, कैलकुलेट द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल। तो हमने क्या किया, उसके सारे एम्पलीट्यूड्स नोट कर लिए उस रेफरेंस के बीच में। तो हमें ये सारे एम्पलीट्यूड्स मिले हैं। ठीक है। अब एम्पलीट्यूड में दो चीजें होती है, एक तो नीचे आते वक्त भी मैक्सिमम होगा, फिर मैक्सिमम से नीचे जाते हुए या ऑपोजिट जाते हुए भी आपके पास वो फिर से एम्पलीट्यूड कहलाएगा। ठीक है, जैसे बॉल को ऊपर थ्रो किया, मैक्सिमम पे गई, मैक्सिमम मिल गई डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड। वहां से डाउनवर्ड आएगी तो अगर हम डाउनवर्ड मोशन को देखें तो वो मैक्सिमम से डाउनवर्ड आ रही है, तो वो भी एम्पलीट्यूड ही होगा। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आपके पास एम्पलीट्यूड आपको कितनी बार मिल रहा है, 6 बार देखने को मिल रहा है। तो टोटल अगर आपने फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उसने कहा 72 मिलीमीटर का डिस्टेंस कैलकुलेट कवर किया। तो 72 को हम 6 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें एम्पलीट्यूड 6 बार मिला है यहाँ पर, और हम 6 से डिवाइड करेंगे। इस बार वैल्यू मिलीमीटर में दी है उन्होंने। सर बेसिकली आप जो येलो वाला जो एरो है आप उसको भी काउंट कर रहे हैं क्योंकि उसको वो भी काउंट नीचे की कर, तरफ बिल्कुल। है। क्योंकि उन्होंने जब स्पेसिफिक लिखा ना, पार्टिकल ऑन द स्ट्रिंग है जीरो डिस्प्लेसमेंट एट टी एंड पार्टिकल मूव्स थ्रू अ टोटल डिस्टेंस, और उन्होंने शुरू में लिखा था कि पी डाउनवर्ड जा रहा है, तो जब वो डाउनवर्ड जाएगा मैक्सिमम, तो उस मैक्सिमम से नीचे भी आएगा। तो इस तरह से हमारे पास वो जो हम क्वार्टर बना रहे थे चार, वो बनाने का रीजन ही इसलिए था कि जितना मैक्सिमम ऊपर जाएगा उस मैक्सिमम से नीचे भी आता है। ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी 12 मिलीमीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? जी। तो इसका आंसर आपके पास होगा 12 मिलीमीटर एम्पलीट्यूड। ठीक है। क्योंकि डिस्टेंस की बात की है ना, उसने क्लियरली लिखा है कि हम सिर्फ एम्पलीट्यूड चेक करें और एम्पलीट्यूड की ऑसिलेशंस वगैरह हम चेक करें, तो वो मैक्सिमम पे ही हमने काउंट करनी है। तो ये जो लेंथ आई है आपके पास वो एक एम्पलीट्यूड की आई है, कि अगर लेट सपोज पार्टिकल एक बार ऊपर जा रहा है तो वो कितना डिस्टेंस मैक्सिमम कवर कर रहा है, 12 मिलीमीटर। 12 मिलीमीटर ऊपर जाएगा, फिर 12 मिलीमीटर वापस नीचे आएगा, डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्टेंस है। ठीक है। इसी तरह से फिर वो 24 प्लस 24 हम ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 72, टोटल 72 मिलीमीटर का डिस्टेंस। ठीक है। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है आपके पास।